साफ कर देना। ये लिख गया, मतलब मैं यहाँ खड़ा हो सकता हूँ। इतना लिख लो, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, वो एग्जाम्पल तुम्हें लिखवा रहा हूँ जो शायद किताब में तुम्हें कहीं नहीं, मतलब इलस्ट्रेशन का पार्ट रहता है एग्जाम्पल के फॉर्म में। अब तुम पढ़ो ना पढ़ो, इसलिए जो ना पढ़ो और नुकसान हो सकता है वो लिखवा दूंगा यहाँ पे, कि तुम कॉपी भी पढ़ो तो तुम्हें इतना तो बन जाए।
लिया, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। लिख लिया सभी ने? सेकेंड लास्ट पॉइंट चल रहा है, इसके बाद एक और पॉइंट आएगा और खत्म हो जाएगा ये। तुमने इसको रीड किया ठीक से? और कहाँ से? यहाँ से। वैल्यूएशन के मेथड क्या क्या होंगे? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन एक मेथड होता है, मैं समझा दूंगा क्या है। फीफो, वेटेड एवरेज, रिटेल मेथड, ये तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे, तो यहाँ बात करते हैं डायरेक्ट। चेंज इन मेथड ऑफ वैल्यूएशन, अगर आप मेथड को चेंज करते हैं, अभी तक फीफो मेथड लगा रहे थे, अब क्या लगाना चाहते हैं आप? वेटेड एवरेज। अगर आप मेथड को चेंज करते हैं तो चेंज इन मेथड ऑफ वैल्यूएशन इज ट्रीटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ऐसा माना जाएगा कि आपने क्या किया है, अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दी। अकाउंटिंग पॉलिसी केवल 3 केसेस में चेंज की जा सकती है, या तो एएस में चेंज हुआ हो, या फिर लॉ में चेंज हुआ हो, या फॉर बेटर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उनको सही तरीकों से प्रेजेंट करने के लिए भी आप चेंज कर सकते हैं। मतलब ऐसा सोचें आप कि आप गलत पॉलिसी अपना रहे थे 2 साल से, तो क्या आप सही पॉलिसी अपनाने के लिए मेथड चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि ये बेटर प्रेजेंटेशन या प्रिपरेशन होगा। ठीक है, तो एक बार बोलना कब कब चेंज कर सकते हैं, बताना। रिक्वायर्ड बाय लॉ, रिक्वायर्ड बाय एएस, फॉर बेटर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 3 केसेस में होगा। इसको हम AS1 में फिर से पढ़ेंगे एक बार, तो ये वहाँ एक बार और बात कर लेंगे। इन केस ऑफ चेंज इन मेथड, अगर आप मेथड चेंज करते हैं तो द एंटिटी शुड डिस्क्लोज, एंटिटी को इतनी बातें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। यहाँ से हम समझते हैं। ठीक है, ये हो गया, साफ कर दे। मैं ऑर्डिनरी एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, जो अपन कर लेंगे कहीं ना कहीं कि पहले फीफो था, वेटेड एवरेज है, तो क्या आएगा। एक थोड़ा सा ठीक एग्जांपल है, इसलिए मैंने लिखा। तो अगर आप क्या करते हैं, मेथड को चेंज करते हैं, तो आपको 4 बातें बतानी पड़ती हैं। आपको बताना पड़ता है कि आपकी ओल्ड पॉलिसी क्या थी। तो मान लो मैं ऐसा लिखूँ कि हम फीफो मेथड अपनाते थे, फिर तो दूसरी बात बतानी पड़ेगी कि न्यू पॉलिसी क्या है। क्या है अपनी न्यू पॉलिसी? क्या? वेटेड एवरेज अपनाएंगे हम। फैक्ट ऑफ चेंज यही होता है कि हमने पॉलिसी क्या कर दी, चेंज कर दी है। फैक्ट मतलब बात कर दी है। पहले हम फीफो मेथड अपनाते थे, अब हम वेटेड एवरेज मेथड अपनाएंगे। तो क्या इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा? हाँ, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन चेंज होने से जीपी पर सीधा असर पड़ता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक फीफो मेथड से निकाला, और मान लो फीफो मेथड से निकलता 1000 रुपये, आपने लेकिन अब वेटेड एवरेज से लगाया, और वेटेड एवरेज से मान लो निकल आया 1200 क्लोजिंग स्टॉक। दोनों मेथड में क्लोजिंग स्टॉक चेंज हो सकता है। फीफो से 1000 आना था, आपने वेटेड एवरेज लगाया, तो कितना आ गया? 1200। तो अगर आपने अकाउंट का मेथड चेंज किया तो हम मानेंगे आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी। तो आपको बताना पड़ेगा कि आपकी ओल्ड पॉलिसी क्या थी। तो हम बताएंगे हमारी ओल्ड पॉलिसी थी कि हम फीफो मेथड अपनाते थे।
फिर वो पूछ रहे हैं कि न्यू पॉलिसी क्या है आपकी, तो बोला नई नई पॉलिसी है कि हम वेटेड एवरेज अपनाएंगे, वो ज़्यादा लॉजिकल लग रहा है, उससे अच्छे से प्रेजेंटेशन हो जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। फैक्ट यही है कि हम मेथड चेंज कर रहे हैं। चौथी बात आती है कि इफेक्ट क्या होगा। तो देखो, अगर हमने क्या किया होता, FIFO मेथड अपनाया होता तो इन्वेंट्री 1000 आती, हमने वेटेड एवरेज अपनाया तो इन्वेंट्री क्लोजिंग 1200। तो इफेक्ट क्या आया, इन्वेंट्री हाँ इंक्रीज्ड बाय 200, और इसका रिजल्ट क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस इंक्रीज्ड बाय 200। फिर से देखें हमें क्या क्या बताना है अगर हम पॉलिसी चेंज करें तो। पहली बात क्या बतानी है, बोलना है क्या बताना है, पहली बात ओल्ड पॉलिसी क्या थी आपकी, दूसरी बात क्या बतानी है आपको, न्यू पॉलिसी क्या, तीसरी बात फैक्ट चेंज कि हमने पॉलिसी क्या कर दी है, इस बार से चेंज कर दी है, और चौथा क्या बताना है, इफेक्ट ऑफ चेंज। क्या है इफेक्ट ऑफ चेंज, कि अगर हमने पुराने मेथड से इन्वेंट्री निकालते तो 1000 आती, और नए मेथड से निकाला तो 1200 आई, इससे क्लोजिंग स्टॉक कितने से बढ़ गया, 200 से, जिसका इफेक्ट क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस कितने से बढ़ गया, 200 से। क्लियर है बात, पक्का। तो ऐसा तुम्हारे पास जगह हो तो थोड़ा थोड़ा ऐसा लिख लो, है ना, तुम्हें याद रहेगा कि ऐसे डिस्क्लोज किया जाता है। मान लो पहले FIFO मेथड अपनाते थे, 1000 की क्लोजिंग इन्वेंट्री आई, वेटेड एवरेज से क्या आ रहा है 1200, पॉलिसी चेंज कर दी हमने, और इन्वेंट्री इंक्रीज बाय 200, एज अ रिजल्ट प्रॉफिट एंड लॉस इंक्रीज बाय 200। और सिखाऊंगा, मैंने ऐसे लिख दिया तो अब तुम इसको नोट कर लो, फिर सिस्टमेटिक बता दूंगा लैंग्वेज में कैसा लिखेंगे। किसी को डाउट तो नहीं है, पक्का। इसका आखिरी पॉइंट बचा है, वो तो क्या बचा है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, जैसा यस उसमें कराया था ना 13 में, है ना, वो कभी कभी थ्योरी में पूछते हैं कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो और समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन करेंगे। लिख लिया, लिख लिया, हाँ कर दो, हाँ बोलो, हाँ हाँ। देखो इसको और समझें, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का एक एग्जांपल लिखा है मैंने। एंटिटी का क्या था, जैसे मान लो आप, भारत का नक्शा बनाऊंगा मैं पहले, ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पे बना लेता हूं मैं, सुन लो, मैं भूल ही गया मैंने MP लिखा क्यों था यार, तुम चुप रहा करो, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, मान लो आप माल इंपोर्ट कराते हैं, ठीक है, हाँ पाकिस्तान से तो ऐसे ही आ जाता हो, नमक करा रहे इंपोर्ट। देखें USA से आप क्या करते हैं, चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं, पूरे ध्यान से सुनना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब इंपोर्ट कराते हैं, जहाज यहाँ आके खड़ी रहती है, आप पैसे का अरेंजमेंट करने में आपको 2-4 दिन लग जाते हैं, जहाज खड़ी है यहाँ पे। अब नॉर्मली जैसे ही आपकी बिल ऑफ एंट्री जमा होती है, जहाज सब निकल जाते हैं। अब आपका को टाइम लग रहा था क्लियरिंग कराने में, तो इन्होंने जहाज ने क्या किया, पोर्ट पर ही सामान उतार के रख दिया, रखा हुआ है, वो पूछ रहे हैं किसका है, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, ठीक है। 6 दिन बाद जब तुम्हारे पास पैसे का अरेंजमेंट हुआ, तुम गए इसको उठाने, और उठाने गए तो ये पार्किंग चार्ज लग जाएगा, जो अपना माल पार्क करके रखा है अपन, तो यहाँ चार्ज लग जाएगा आपसे किस चीज़ का, कस्टम स्टेशन को यूज़ करने का, ठीक है। और आपको 3 दिन में क्लियर कराना होता है, अगर 3 दिन से ज़्यादा रखा हुआ है तो आपको चार्ज लग जाएगा, तो ये क्या हो रहा है, डिले क्लियरिंग चार्ज है, ठीक है। आपने क्या किया, 10 लाख की इन्वेंट्री आई थी, 1 लाख रुपए क्लियरिंग चार्ज में लग गए, ऐसे ही ले रहा हूँ, 100 लाख की इन्वेंट्री ले लेता हूँ, 100 लाख की इन्वेंट्री थी, 1 लाख
चार्ज लग गया लेट क्लियर कराने का, तो आज तक आपकी पॉलिसी थी कि आप इस 1 लाख के खर्चे को भी इन्वेंट्री का पार्ट बना देते थे, और कितने की इन्वेंट्री हो जाती थी? 101 लाख। आप ये मानते थे कि यहाँ से प्रेजेंट लोकेशन तक लाने में एक खर्चा भी नेसेसरी था, इसलिए हमने उसको कॉस्ट में जोड़ दिया। जोड़ते ना अपन, फ्रेट, कैरेज इन बर्ड, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट सब जोड़ते हैं, तो तुमने क्लियरिंग चार्जेस भी जोड़ दिया। अगर आप ठीक से काम करते तो क्या क्लियरिंग चार्जेस लगते? नहीं लगते, सही है ना? तो इन्वेंट्री कॉस्ट में केवल वो खर्चे जोड़े जाते हैं जो नेसेसरी हों, जो अननेसेसरी खर्चा हो वो नहीं जोड़ा जाएगा। आपको उज्जैन से सामान मंगाना ट्रक से, 2 घंटे में आ जाता है, लेकिन ट्रक पंचर हो गया बीच में, टायर फट गया, जो भी हुआ, 3 दिन से वहीं खड़ा हुआ है, तो ट्रक वाले ने आपसे 3 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज मांगा कि आपकी वजह से हमारा ट्रक जो भी रखा हुआ आपने उसमें, ये 3 दिन का हमें नुकसान हुआ है, 3 दिन ट्रक आपके ही पास ही था, भले मूव नहीं कर रहा था लेकिन था आपके पास, तो आपको 3 दिन का ट्रक का भाड़ा चुकाना पड़ जाए, जो कि 2 घंटे का काम था, तो क्या वो पूरे 3 दिन का भाड़ा आप कॉस्ट में जोड़ देंगे? क्या वो नेसेसरी खर्चा है? नहीं। तो केवल नेसेसरी खर्च क्या होते हैं, इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट बनते हैं, अननेसेसरी नहीं। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो डिले का चार्जेस हमें लगता था ये भी हम इन्वेंट्री में जोड़ते थे, लेकिन अब हमें अक्ल आई और हमने क्या डिसाइड किया, इन्होंने क्या डिसाइड किया यहाँ से, बट नाउ इट वांट टू एक्सक्लूड दीज चार्जेस। अब इन चार्जेस को वो कॉस्ट का पार्ट बनाना नहीं चाहते, क्योंकि वो गलत कर रहे थे वैसे भी, सही है? तो पूरी बात सुन लेना, ये नॉर्मल एग्जांपल जैसा नहीं है, इसलिए ध्यान से सुनना। एंटिटी यूज टू इंक्लूड इंटरेस्ट एंड डिले क्लियरिंग चार्जेस, एग्जांपल चार्ज ऑफ कस्टम पोर्ट इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, बट नाउ इट वांट टू एक्सक्लूड दीज चार्जेस। पहले इन चार्जेस को इन्वेंट्री में जोड़ते थे और आप बोल रहे हैं कि अब हम इनको इन्वेंट्री में नहीं जोड़ेंगे। आपने इन्वेंट्री को वैल्यू करने में तरीका बदला है या नहीं बदला? तो इसे हम क्या बोलेंगे, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। सॉल्यूशन क्या होगा, सुनना ध्यान से। इट विल बी ट्रीटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। सो डिस्क्लोज, क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपको? ओल्ड मेथड, दूसरा क्या, न्यू मेथड, तीसरा फैक्ट ऑफ चेंज, और इफेक्ट ऑफ चेंज। 4 बातें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। तो पहला बताएं, ओल्ड मेथड क्या था कि एंटिटी यूज टू इंक्लूड डिले क्लियरिंग चार्जेस इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। नया मेथड क्या है, अब हम इसको एक्सक्लूड करना चाहते हैं। ठीक है, यही फैक्ट हो जाता है, फैक्ट में अलग से नहीं लिख सकते, यही फैक्ट हो जाता है। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री अब आएगी वो कम पर आएगी या ज़्यादा पे? कम है या ज़्यादा? कम। और इस वजह से नॉर्मली अगर हम पुरानी पॉलिसी कंटिन्यू करते तो जितना प्रॉफिट होना चाहिए था वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा या कम? ज़्यादा या कम? और सोच लो, ज़्यादा या कम, क्या क्या लगे? आखिरी बार बताओगे क्या हो जाएगा? ज़्यादा कैसे हो जाएगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी, ज़्यादा या कम? तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होगी तो जीपी पे क्या असर पड़ेगा? कम हो जाएगा। सोचो 2 मिनट के लिए। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ चेंज, प्रॉफिट विल reduce by such amount। तो हम इसका फैक्ट बता देंगे कि जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, इतनी वैल्यू से कम हो जाएगा। अगर हमने पॉलिसी जो अपनाई थी वही अपनाते रहते तो ज़्यादा निकलता, और इस केस में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।